हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायतों में लोगों की तमाम तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है, जिसके लिए विभाग कई तरह के कार्य का निर्माण करता है। इस तरह पंचायत के लोगों के बेहतर जीवन यापन करने के लिए जल संचय, जल आपूर्ति, सड़क, रास्ते, पुल और भवन आदि कई तरह के कार्य का निर्माण करता है। इनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पंचायती राज के तकनीकी विभाग की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तकनीकी अधिकारियों द्वारा पंचायत में होने वाले कार्यों की रूपरेखा भी तैयार की जाती है, साथ ही इन सभी कार्यों की जांच भी की जाती है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से सूखी चिनाई वाला डंगा रिटेनिंग वॉल, यानी जिसमें किसी भी तरह से सीमेंट, रेत, बजरी का इस्तेमाल नहीं हो। रिटेनिंग वॉल डंगा बनाने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए देखते हैं। पत्थर की सूखी चिनाई से रिटेनिंग वॉल डंगा कैसे बनाएं। ढलानदार खेत, रास्ते तथा सड़क के किनारे रेत, बजरी तथा सीमेंट का उपयोग किए बिना पत्थर के डंगों का निर्माण सैकड़ों सालों से किया जा रहा है, लेकिन आधुनिक युग में सीमेंट की अत्यधिकता होने की वजह से इनके निर्माण में कमी आ रही है। हालांकि ये डंगे मजबूत और पर्यावरण हितैषी होते हैं। इनके निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र। डंगे के निर्माण में बड़े साइज के पत्थर का इस्तेमाल करें। डंगे की चिनाई में खाली स्थान न छोड़ें। चिनाई में सभी पत्थर काट कर लगाएं तथा एक दूसरे के ऊपर सटा कर लगाएं। चिनाई की दर्ज तोड़ते समय लंबे लंबे पत्थर लगाएं। एक कुशल जानकार मिस्त्री को ही लगाएं। इस डंगे का निर्माण अधिकतर पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, क्योंकि ये जो पत्थर है, जिसे आम भाषा में स्लेट पत्थर भी कहते हैं, ऊपरी इलाकों में ही प्रायः पाया जाता है। इस तरह के डंगों के निर्माण से लोगों को 100% लेबर के साधन उपलब्ध होते हैं। इस डंगे की खासियत ये रहती है कि इसमें हमें बीप होल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही किसी तरह का सीमेंट और बजरी रेते का इस्तेमाल किया जाता है। मजबूती में डंगा पक्के डंगे को मात देता है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें घास वगैरह उग के बाहर आ जाता है और इससे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डंगे को मिलती है। इस डंगे के निर्माण में कुछ बारीकियां भी हैं। थोड़ा सा इसमें स्लोप भी होना चाहिए। ये आप बड़ा पत्थर देख सकते हैं। इस पत्थर को यहाँ लगाया गया है। हर तीसरा पत्थर इस तरह का तीसरी लेयर में लगाया गया है। ये पत्थर अति आवश्यक है, इससे डंगे को अतिरिक्त मजबूती मिलती है। इस तरह के पत्थरों को न लगाया जाए तो डंगे के गिरने का डर बना रहता है। भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। भवन निर्माण सामान्य परिस्थितियों के मद्देनजर नहीं, बल्कि भूकंप से भवन की संरचना पर होने वाले दुष्प्रभावों की संभावना को देखते हुए करें। भवन निर्माण करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखें। सामान्य भार वहन भवन की नींव की खुदाई की चौड़ाई 3 फीट और गहराई भी 3 फीट रखें। मिट्टी की कमजोर संरचना होने पर तथा भवन की ऊंचाई के अनुसार ये मापदंड बदल सकते हैं। भार वहन भवन में प्लिंथ बीम तथा सिस्मिक बैंड का प्रावधान रखें। इससे भवन को आंतरिक सुरक्षा के अलावा भूकंप के झटके सहने के लिए भी बल मिलेगा। खिड़की के तले में विंडो सील का प्रावधान जरूर रखें, इससे दीवार को मजबूती मिलेगी। ईंटों की चिनाई करते समय 1.25 इंच की दर्ज छोड़कर उसमें सीमेंट का मसाला भरें। ऐसा करने पर दीवार की चिनाई मजबूत होगी तथा दीवारों में दरारें भी नहीं आएंगी। कॉलम और बीम के सिरे लोहे की छड़ों से कसकर बांधें तथा सीमेंट कंक्रीट से अच्छी तरह से जोड़ें। ऐसा करने से भवन में भूकंप के झटके सहने के लिए खूब बल मिलेगा। कॉलम, बीम तथा स्लैब की साफ सुथरी शटरिंग करें। प्लास्टर करते समय लेबर और मटेरियल दोनों की बचत होगी।
बिल्डिंग का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स के निर्माण में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। ये हमारे सामने आरसीसी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है, तो ये जॉइंट जो है बिल्कुल गलत रखा गया है। ना कॉलम को बीम के साथ अटैच किया गया है और गैप दिखता है, तो इस तरह का काम आप ना करें। यहाँ अगर हम विंडो की तरफ देखें तो ये लगता है कि ये विंडो के लिए ओपनिंग पहले छोड़ी गई थी और विंडो बाद में लगाई गई है। ये ईंटें बिल्कुल साफ दिखा रही हैं कि विंडो को बाद में फिक्स किया गया है। इस तरह की विंडो फिक्स नहीं की जानी चाहिए। ये सारी विंडोज़ इकट्ठा एक बार ही मशीनरी के साथ इसको अटैच करें। ओपनिंग के ऊपर के लिंटल की बात करें तो बिल्कुल बेतरतीब ढंग से लिंटल को डाला गया है। इसके नीचे ब्रिक मशीनरी की गई है, ये बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट इसके ऊपर ही आपको लिंटल का निर्माण करना है। बिल्डिंग की शटरिंग करते समय कुछ ध्यान रखें। बीम की शटरिंग और स्लैब की शटरिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे इस बीम की शटरिंग ठीक ढंग से नहीं की गई है, इसमें साल का विशेष ख्याल रखें। और जो भी शटरिंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी आपकी शटरिंग जो है वो साफ़ सुथरी निकलेगी। आप विंडो सील की तरफ ध्यान देंगे तो बेतरतीब तरीके से ईंटें लगा दी गई हैं। आप इन ईंटों की जगह आरसीसी विंडो सील बनाएं, जिससे आपकी बिल्डिंग को बेहतर स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर आप ब्रिक मशीनरी की तरफ ध्यान देंगे तो पाएंगे कि यहाँ बिल्कुल भी इन जॉइंट्स के बीच में मसाला नहीं रखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्रिक्स के जॉइंट्स बनाने हैं तो कम से कम आधा पौने इंच का गैप रखें और उसमें प्रॉपर मसाला डालें। अदरवाइज़ इनकी बॉन्डिंग, इनकी जॉइंटिंग जो है प्रॉपर नहीं होगी। आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल गैप नहीं है, यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है, यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है। मैक्सिमम चुनाई जो है वो ठीक ढंग से नहीं की गई है, तो इस चुनाई का भी आप ध्यान रखेंगे। और दोनों ईंटों के सिरे में आधा या पौने इंच का गैप रखकर उसमें मसाला भरेंगे, ताकि ब्रिक मशीनरी की जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर बनाई जा सके। जहाँ तक ब्रिक मशीनरी की बात है, इस तरह की एड़ी तिरछी ईंटें नहीं लगानी चाहिए। अगर हम इस ओपनिंग की बात करें, इसको प्रॉपर तरीके से लगाया गया है। यहाँ पर इसको प्रॉपर एम्बेडेड किया गया है दोनों तरफ से। तो इस तरह के काम जो हैं वो ब्रिक मशीनरी में ओपनिंग लगाते समय होने चाहिए। इस शटरिंग को भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है। बीम वगैरह की शटरिंग करते समय खास ध्यान रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों के कारण बारिश का पानी तीव्र गति से होता हुआ नदी नालों में चला जाता है और भूमि कटाव का कारण बनता है। इस पानी की रोकथाम के लिए कंटूर ट्रेंचेस का सहारा लिया है। इन कंटूर ट्रेंचेस को ढलानदार पहाड़ों में बनाया जाता है, जिससे पहाड़ों से बहता हुआ पानी इन ट्रेंचेस में आता है। इनके बीच जमा होकर वाटर कंजर्वेशन भी होती है, उसके साथ साथ भूमि कटाव से भी बचाव होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कंटूर ट्रेंचेस बनाई गई हैं और कंटूर ट्रेंचेस के बीच में वेजिटेशन हुई है, यानी यहाँ पर घास उगाई है। हमने लगातार कंटूर ट्रेंचेस बनाई हुई है। ऊपर से जो पानी फ्लो करता है बारिश का या बाढ़ के दिनों में, तो पहले ट्रेंच में गिरता है, उसके बाद दूसरी में आता है, उसके बाद तीसरी में आता है। इस तरह पानी की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है और कुछ पानी जो है वो ट्रेंचेस के बीच में जमा रहता है। जो पानी बीच में जमा रहता है वो भूमि को रिचार्ज करता है, जिससे ग्राउंड वाटर बढ़ रहा है और इसके आसपास हरियाली हमें देखने को मिलती है। कंटूर खाइयाँ क्या होती हैं और कैसे कार्य करती हैं,
ढलानदार जगह पर बारिश का पानी रुक नहीं पाता है और व्यर्थ चला जाता है। इसी व्यर्थ बहते पानी को रोकने हेतु कंटूर खाइयां बनाई जाती हैं। ये खाइयां व्यर्थ बहते पानी के रास्ते में अवरोध पैदा करती हैं, जिससे भूमि कटाव को रोकने में मदद मिलती है। साथ ही खाइयों में पानी भरने के कारण आसपास की भूमि में जल संचय हो जाता है, जिससे इनके आसपास हरियाली बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में भी वृद्धि होती है। इन खाइयों में 100% लेबर का कार्य होता है तथा मनरेगा में लोगों को रोजगार देने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इन खाइयों के निर्माण को भूमि की संरचना व बनावट के अनुसार डिजाइन किया जाता है, जिसकी जानकारी विकास खंड के तकनीकी अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। सेब का बगीचा लगाने से पहले 3 बाई 3 फीट का गड्ढा कर लें, यानी उस गड्ढे की चौड़ाई 3 फीट, उसकी लंबाई 3 फीट और उसकी गहराई 3 फीट करें। उस गड्ढे को अपनी देसी खाद से, घास फूस है उससे अच्छी तरह से भरें और 3 महीने बाद उस गड्ढे में फिर सेब की रुपाई करें। उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और इस तरह के नदी नाले अमूमन आपको सभी पंचायतों में देखने को मिल जाएंगे। ये नदी नाले सिंचाई की व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और इनमें इस तरह के काम आप पंचायतों में कर सकते हैं। इस कार्य को चेक डैम के माध्यम से या हेड वाल के माध्यम से किया जा सकता है। नदी नाले के बहते पानी को भरपूर मात्रा में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नाले में अगर आप देखें जो हेड वाल बना हुआ है, इसको फ्लो के सीधा बना दिया गया है। आप इस तरह का कार्य ना करें। जो भी आपने हेड वॉल या चेक डैम बनाना है तो अक्रॉस द नाला बनाएं, यानी जहाँ जैसे आपका पानी चला हुआ है उसकी दिशा में ही आप नाले या खड्ड के बीचों बीच चेक डैम को बनाएं। जैसा आप स्कूल को देख रहे हैं, इसमें हेड वॉल बनी हुई है। इस हेड वॉल को सीधा बनाया गया है और सीधे पानी को पकड़ा गया है। इसकी ड्रॉबैक यही रहेगी कि बरसात में यहाँ गाद जमा हो जाएगी। इसके अलावा अगर इसको सीधा ऐसे बनाया होता, अक्रॉस द खड्ड बनाया होता, तो इसमें गाद जमा होने के चांसेस नहीं थे। इस वक्त मैं विकासखंड भवारना के प्रांगण में बने ट्विन पिट शौचालय के पास खड़ा हूँ। ट्विन पिट शौचालय की टेक्नोलॉजी लगभग 35 वर्ष पुरानी है। इस टेक्नोलॉजी के अनुसार शौचालय बनाने के लिए 2 गड्ढे का निर्माण किया जाता है, जो कि बारी बारी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी कम लागत पर आधारित है और मनरेगा के माध्यम से भी इन शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। कहने को तो इन ट्विन पिट पर कम खर्चा आता है, लेकिन इनके निर्माण के बाद सुविधा अन्य शौचालय जैसी ही रहती है और एक गरीब आदमी का शौचालय है। ये शौचालय एक परिवार के 5 सदस्यों के लिए काफ़ी है। इस शौचालय में कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है तथा ये शौचालय बदबू रहित होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक ट्विन पिट टॉयलेट है, जिसे 2 गड्ढा शौचालय भी कहा जाता है। इसका निर्माण 2 या 3 दिन के अंदर किया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी लगभग 30 से 35 साल पुरानी है और विश्व प्रचलित है, लेकिन हिंदुस्तान में इसका काफ़ी कम उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के टॉयलेट्स को और भी ज़्यादा पूरे भारतवर्ष प्रमोट किया जाना चाहिए। 3 तकनीकी प्रणालियों के कारण आज व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। ये है सोख्ता गड्ढा, रूरल पैन, वाटर सील यानी पी ट्रैप। स्वच्छ शौचालयों में मल एकत्रित करने के लिए 3 बाई 3 का एक सोख्ता गड्ढा खोदा जाता है। सोख्ता गड्ढा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें पानी और गैस की निकासी का इंतजाम होता है।
हाथ पानी के लिए इस्तेमाल किया हुआ पानी जब गड्ढे में आता है तो आसपास की मिट्टी उसे चूस लेती है। सिर्फ ठोस मल गड्ढे में बच जाता है और मल की मात्रा घट जाती है। मिट्टी और मल में रहने वाले कीटाणु इस मल को गलाकर खाद में बदल देते हैं। मल गलने की इस प्रक्रिया में पैदा होने वाली दूषित और बदबू पैदा करने वाली गैसों को भी आसपास की मिट्टी सोख लेती है। 5-7 साल के लगातार इस्तेमाल के बाद ये गड्ढा भर जाता है और इसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 15 से 18 महीने में गड्ढे का मल अच्छी किस्म की खाद बन जाता है और ये खाद बाग बगीचों में इस्तेमाल की जाती है। साथ ही ये हर तरह से सुरक्षित होती है। अधिकांश हिमाचल की खेती बारिश पर निर्भर करती है और किसानों को सिंचाई का कोई प्रॉपर साधन नहीं है। इसीलिए हिमाचल में कूलों के निर्माण को अधिमान दिया जा सकता है। मनरेगा में भी सिंचाई व्यवस्था पर प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत लोगों की ज़मीन में छोटी कूलें, बड़ी कूलें सभी का निर्माण किया जा रहा है और लोगों की रोजी रोटी आजीविका के साधन बढ़ रहे हैं। कूलों का निर्माण, पानी की व्यवस्था, भूमि के समतलीकरण यानी भूमि के स्लोप पर निर्भर करता है। मेन बातें जो कूल के निर्माण में होती हैं वो यही हैं कि कूल का जो स्लोप है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके साइड में जो भी कंक्रीट या आरआर मशीनरी आप करते हैं उसका स्लोप भी प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा जितना पानी की व्यवस्था है उसके अनुसार ही कूलों का साइज रखना चाहिए। कंक्रीट टाइल्स से रास्ता कैसे बनाएं? ISI मार्क्ड हाइड्रोलिक प्रेस्ड टाइल्स पेवर का ही इस्तेमाल करें। टाइल्स के रास्ते के दोनों तरफ 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच की पट्टी बनाएं। इससे टाइल्स का रास्ता मजबूत होगा, अन्यथा टाइल्स के निकलने का खतरा होगा। टाइल्स या पेवर को पक्की सतह के ऊपर लगाएं। पूरे हिमाचल में कंक्रीट टाइल्स के माध्यम से रास्ते बनाए जा रहे हैं। ये टाइल्स हाइड्रोलिकली प्रेस्ड होनी चाहिए, इनकी स्ट्रेंथ पूरी होनी चाहिए और इनके निर्माण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, इसके दोनों तरफ कंक्रीट की ब्लॉकिंग की गई है, वो अति आवश्यक है। इस ब्लॉकिंग के माध्यम से हम इन टाइल्स के बिखराव को रोक सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कंक्रीट का दोनों तरफ ब्लॉक नहीं करेंगे तो ये टाइल्स उखड़कर दाएं बाएं गिरती रहेंगी। इनका स्लोप प्रॉपर होना चाहिए, इनकी फिनिशिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पर एक गौसदन का निर्माण किया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये गौसदन काफ़ी खुला और हवादार बनाया गया है। इस गौसदन में बिजली की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ पानी के लिए भी एक बोरवेल का प्रबंध किया गया है। इस गौसदन में 2 कैटल शेड बनाए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 105 गायों की रखने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा आप इस गौसदन में देखेंगे कि गायों के मलमूत्र की निकासी के लिए प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है। गायों को चारा डालने के लिए खुली का निर्माण किया गया है और आदमी के आने जाने के लिए भी खुले के साथ ही एक खुली जगह का निर्माण किया गया है, ताकि गायों को घास डालते समय जो भी यहाँ काम करे उसका आवागमन प्रॉपर रूप से हो। इसके अलावा
हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि जो भी गौसदन होगा उसके साथ एक घासनी भी होनी चाहिए ताकि गायों का वहाँ चरान किया जा सके। जब भी गौसदन का निर्माण करें तो गौसदन हवादार होने चाहिए, पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए और बिजली भी इसमें व्यवस्थित होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी काम हुआ है वो अपने जी साहब के जो ब्लॉक की तरफ से हैं, टेक्निकल जो असिस्टेंट है उनकी गाइडलाइन के मुताबिक हुआ है। जो भी जिस तरह उन्होंने रखनी थी खुलियाँ वैसे जैसे बनानी कैसे बनानी थी वो उन्होंने बताई है, उस तरीके से हमने बनाई है। और जो भी हवादार जो जहाँ की पशुओं को कोई भी प्रॉब्लम ना हो उस हिसाब से हमने ये सब चीज़ें जो है तैयार की है। इसके साथ साथ हमें गायों के रहने की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, तभी गौसदन के निर्माण का कार्य पूर्ण होगा। सीमेंट का पक्का रोड बनाते समय आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। नंबर 1, सबसे पहले आपको 6 इंच की मोटाई की सोलिंग देनी है। उसके बाद आपको कंक्रीट की 2 लेयर्स देनी है। पहली लेयर जिसकी मोटाई 4 इंच होनी चाहिए और जिसके रेशो 1:5:10 रखनी है। जो दूसरी लेयर है उसको भी 4 इंच रखना है, 1, 2, 4 की होनी चाहिए। इसके जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं वो रेगुलर होने चाहिए। अगर आप रेगुलर इंस्पेक्शन जॉइंट नहीं देंगे तो रोड के क्रैक होने का खतरा बना रहता है, या जब भी आपको रिपेयर की आवश्यकता है तो आपका पूरा रोड डैमेज हो जाता है। इसके साथ साथ आपको पानी की निकासी का भी ध्यान रखना है। रोड के साइड में आपको पानी के लिए ड्रेन का भी प्रोविज़न करना है। और एक ध्यान और रखें कि जहाँ भी पानी की निकासी करनी है वहाँ एक कैच पिट बनाएं, उसके माध्यम से ही ड्रेन के पानी की निकासी करें। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा रोड आप अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए बना सकते हैं। तार का डंगा, वायर क्रेट। तार का डंगा लगाते समय निम्नलिखित सावधानियां रखें। वायर क्रेट में अच्छी जीआई वायर का ही इस्तेमाल करें। अच्छी जीआई वायर जंगरोधी होती है। तार के डंगे रिटेनिंग वॉल में 18 किलोग्राम से अधिक वजन का पत्थर इस्तेमाल करें, इससे डंगा मजबूत होगा। वायर क्रेट में तार के जाले का सुराग 6 इंच से ज्यादा न रखें। तार के डंगे की नींव की गहराई 2 फीट तक जाने दें तथा नींव की चौड़ाई डंगे की चौड़ाई से 2 गुना रखें। नींव की चौड़ाई वाला भाग पानी के बहाव की तरफ रखें। ऐसा करने से डंगा नहीं गिरेगा। वायर क्रेट का साइज 4x4 फीट या 8x4 फीट का ही रखें। क्रेट को चारों ओर से तार से बांधें तथा तार के साथ केवल टूटे हुए बड़े पत्थर का इस्तेमाल करें। मैं इसमें प्रीफैब टेक्नोलॉजी पर आधारित शौचालय के भीतर खड़ा हूँ। इस शौचालय का निर्माण सीमेंट बोर्ड, सीमेंट प्लैंक्स और लोहे की पाइपों से किया गया है। इस शौचालय की भीतरी संरचना की बात करें तो इसमें लोहे की पाइपें प्रयुक्त की गई हैं। सबसे पहले इस तरह की पाइपों से भीतरी ढांचा तैयार किया जाता है। उसके बाद दोनों तरफ सीमेंट सीट लगाकर इसकी दीवारें तैयार की जाती हैं। उन दीवारों के बीच में ही इलेक्ट्रिकल की तारों का काम व प्लम्बिंग आदि का काम किया जाता है, जो बिल्कुल दीवारों के भीतर छुपा रहता है। इसको आकर्षित बनाने के लिए इसके बाहर की दीवारों पर सीमेंट प्लैंक्स लगाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा दीवारें इसकी सुंदर हैं, उसके साथ ही इसकी छत को भी आकर्षक डिजाइन दिया गया है, जिसमें भी सीमेंट प्लैंक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस शौचालय का निर्माण एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के आधार पर किया गया है। इसके निर्माण की खासियत यह रहती है कि इस शौचालय को कुछ ही दिनों में तैयार कर लिया जाता है तथा यह लाइट वेट शौचालय होते हैं। इस टेक्नोलॉजी से जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो इको फ्रेंडली भी होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक लाइट हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया शौचालय है।
यह हिमाचल में हमारे विभाग द्वारा बनाया गया पहला शौचालय है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 21 में भी इस प्रकार के शौचालय को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। और हम चाहते हैं, विभाग द्वारा भी ये एक संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में यूज़ किया जाए, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए समय भी काफ़ी कम लगता है।